पूरे प्रदेश के सभी तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। हम लोग कानून का पालन करते हैं, नियमों के अनुसार चलते हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो सत्ताधारी दल के लोग सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए जिस तरह से लॉकडाउन में कानून को तोड़ने का काम कर रहे थे, और मजबूर थे प्रशासन के लोग और पुलिस प्रशासन के लोग, उनको सत्ताधारी दल के लोगों को रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन हमसे एसडीएम साहब ने कहा कि साहब तहसील के अंदर आप नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा माइक नहीं लगेगा, हमने कहा नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारा ज्ञापन तो आपको लेना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है आपको ज्ञापन देने का। उसी के तहत हम लोग बिना माइक के तहसील के बाहर अपनी बात कहने के लिए पूरे साथियों को बुलाए हैं। अब आप लोगों के साथ अभी माननीय महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम साहब को देने का काम करेंगे। साथियों, जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 मुद्दों की तरफ बात ले जाना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कल पार्लियामेंट के अंदर एक किसान बिल जबरदस्ती पास कराया गया। राज्यसभा के अंदर तमाम विरोधी दल के लोगों ने कहा इस बिल पर वोटिंग करा लीजिए। अगर वोटिंग बिल के पक्ष में है तो बिल को पास माना जाए, और अगर वोटिंग बिल के विरोध में होती है तो बिल को गिरा हुआ माना जाए। जब गांव में सस्ते गल्ले की दुकान का चयन होता है, एक गांव में सस्ते गल्ले की दुकान के लिए अगर वोटिंग कराई जाती है, जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं उसको दुकान दी जाती है। इतना बड़ा किसान बिल जो पास हो रहा था, इस पर आखिर सरकार ने वोटिंग क्यों नहीं कराई? सरकार जानती थी कि हम वोटिंग कराएंगे बिल गिर जाएगा। और इस बिल में क्या है? ये सिर्फ दलितों के या पिछड़ों के या मुसलमानों का नुकसान नहीं करेगा। समाज के सभी वर्ग के लोग खेती करते हैं, चाहे वो बड़ी जाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, ट्राइब समाज के लोग हों, हर वर्ग के लोग खेती करते हैं। किसी के पास 1 बोरा होता है, किसी के पास 10 बोरा होता है, किसी के पास 50 कुंटल होता है, किसी के पास 100 कुंटल होता है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा पैदा करने का कोई किसान है नहीं। खेती इतनी छोटी हो गई है कि किसी को भी, जितने यहाँ किसान मौजूद हैं, किसी के घर भी 100 कुंटल से ज़्यादा धान या गेहूँ बेचने के लिए नहीं रहता हो। कोई 10 कुंटल का किसान होगा, कोई 50 कुंटल का होगा। अब सरकार ने जो कानून बना दिया है, इस सरकार के कानून के अनुसार सरकार कह रही है कि हमने ऐसा कानून बना दिया कि आप अपनी फसल कहीं बेच सकते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपको 10 क्विंटल गेहूँ बेचना है या 20 क्विंटल 25 क्विंटल धान बेचना है, तो क्या 10 क्विंटल या 25 क्विंटल धान ले करके जौनपुर से आप मद्रास और कलकत्ता ले जाएंगे? कोई 10 क्विंटल वाला किसान अपना अनाज जो खेतों में पैदा करता है, क्या वो 10 क्विंटल लेके कलकत्ता या मद्रास बेचने जाएगा? तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, सरकार खरीदेगी नहीं। आप कलकत्ता मुंबई 10 कुंटल ले नहीं जा सकते, तो फिर बड़ा व्यापारी क्या करेगा? अडानी। जो सरकार का रेट 2000 है, उसको 1000 में आपसे खरीदेगा, आप मजबूरन उसको बेचोगे। यानी कि किसानों, आप अपने खेत के मजदूर हो जाओगे और वो उद्योगपति आपके खेत का मालिक हो जाएगा। ये सिर्फ हमारे ऊपर नहीं लागू होगा, ये धर्मेंद्र मिश्रा पर भी लागू होगा, ये बाबू साहब पर भी लागू होगा, पंडित जी पर भी लागू होगा, ये दलित पिछड़े शोषित सब पर लागू होगा। तो सोचिए, सरकार आपकी भले की काम कर रही है कि आपकी बुराई की काम कर रही है? अभी तो किसान लोग हैं, मौर्य समाज के लोग हैं, सब्जी की खेती करते हैं। एक जौवे में पालक हो गई, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, लौकी हो गया, कोहड़ा हो गया, अपने गांव के बगल सड़क के किनारे बैठ गए, उसको बेच ले रहे हैं, परिवार की जीविका चल जा रही है। कल आप उसको बेच नहीं पाओगे, आपके खेतों में जो पैदा होगा वो बेचने का अधिकार आपको नहीं रह जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी जिनके पास मॉल है,
जिनकी बड़ी बड़ी गोदामें होंगी वो आपका खरीदेंगे और खरीदेंगे अपने रेट पर, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी। तो बताओ अपने खेत के आप मजदूर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? इसका विरोध जब कल राज्यसभा के अंदर सभी विरोधी दल के लोग कर रहे थे तो जबरदस्ती, जैसे थाने के अंदर बैठ करके पुलिस गुंडाई करती है, उसी तरह से राज्यसभा के उपसभापति ने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करके बिना वोटिंग कराए कह दिया बिल सर्वसम्मत से पास। बताओ ये तानाशाही इस देश में हो रही है तो किसानों बताओ आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए सभी किसान लोग, चाहे जिस जात बिरादरी धर्म के लोग हो, अगर खेती करते हो तो इस सरकार का विरोध नहीं करोगे, इस सरकार को नहीं हटाओगे, तो जो खेत के आज मालिक हो, इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण जो किसान बिल पास हुआ है, इसके गलत नीतियों के कारण आप अपने खेतों में मजदूर हो जाओगे। आज बिजली की समस्या देख लीजिए। हम जब सरकार में थे, जब हम बिजली मंत्री थे, तब बिजली का बिल आपको कितना देना पड़ता था और आज बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है? तब बिजली कितनी आती थी और बिजली कितनी आ रही है? हम लोगों ने जब हम सरकार में थे, हमने कहा किसी भी कीमत पर गांव के अंदर हम मीटर नहीं लगने देंगे। और समाजवादियों की जब तक सरकार थी, गांव में मीटर नहीं लगा। जैसे समाजवादियों की सरकार चली गई, गांव गरीब आदमी जो झोपड़ी में एक बल्ब जला के किसी तरह से जीवन गुजर कर रहा है, उसके यहाँ भी मीटर लगा दिया गया है। और आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, फर्जी जो स्मार्ट मीटर आए हैं, 1 रुपए की बिजली अगर आप खर्च कर रहे हो तो मीटर 10 रुपया बता रहा है, 10 रुपया बता रहा है। यानी कि सरकार फर्जी मीटर लगा के सरकार खुद बेईमानी कर रही है। आप बिजली ले रहे हो उनका 1 रुपए का, वो आपसे वसूल रहे हैं 10 रुपया। तो बताओ आपके साथ सरकार बेईमानी कर रही कि नहीं कर रही? तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए आज हम आप इकट्ठा हुए। विकास की बात लोग करते हैं, मैं पूरे प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। जब से यह सरकार बनी है, आप बता दीजिए एक भी नया बिजली घर इन्होंने बनाया हो, एक भी सब स्टेशन इन्होंने बनाया हो, एक भी बिजली उत्पादन की कोई इकाई लगाई हो? कहीं पूरे प्रदेश में कुछ नहीं किया है। एक भी नया अस्पताल बनाया हो, एक नया मेडिकल कॉलेज दिया हो? कहीं कुछ नहीं किया है। जौनपुर में जो मेडिकल कॉलेज माननीय अखिलेश यादव जी की बदौलत बन रहा था, उसको भी 80% मेडिकल कॉलेज बन चुका था। 20% बाकी था, इन्होंने रोक दिया और भी नहीं बनने दिया। साथियों, आज अगर ये मेडिकल कॉलेज बन गया होता तो कोविड-19 के जो कोरोना के मरीज हैं, आज आपको जांच कराने के लिए भटकना न पड़ता, इलाज के लिए बनारस, लखनऊ, दिल्ली न जाना पड़ता, आपके ही मेडिकल कॉलेज में आपका इलाज होता है। आज वो मेडिकल कॉलेज बंद है। सड़कों की जो हालत है, आज जितनी सड़कें हैं आप देख लीजिए, ये बिलवाई से जौनपुर की जो सड़क हमारे ज़माने की बनी हुई, पैसा सूरापुर से आजमगढ़ वाली रोड हमारे ज़माने की, शाहगंज से मोगराबाद शाहपुर हमने बनवाया था। इन लोगों ने ओवरलोड ट्रक चला कर उसकी क्या हालत कर दी। 2 घंटे में आप इलाहाबाद पहुंच जाते थे हमारे ज़माने में, आज 3 घंटा लग जाता है मोगराबाद शाहपुर पहुंचने। आप भूटान से मलनी की सड़क का पास हमारे ज़माने का, इनके विधायकों और मंत्रियों को सिर्फ उद्घाटन का चस्का लगा हुआ है। अगर कोई प्रधान अपने प्रधान के कोटे से शौचालय भी बनाता है, इनके विधायक वहां शौचालय का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं जबरदस्ती। हम तो सोच रहे हैं कोई प्रधान स्मशान घाट बनवावे, इनके विधायकों को ही उद्घाटन हो, स्मशान घाट में इनका उद्घाटन। इनको शर्म नहीं लगती। जो प्रधान का पैसा है, जिससे प्रधान काम कर रहा है, वो जबरदस्ती अधिकारियों पर दबाव देते हैं कि हम उद्घाटन करेंगे। हमने तो ऐसा कभी नहीं किया था, हमने ऐसा कभी नहीं किया। कल मैंने जिले के बड़े अधिकारियों से कहा, जो बड़े अधिकारी उनसे मैंने कहा, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए थे, हमने कहा जो अगल बगल के विधायकों को चस्का लग गया है हमारे क्षेत्र में प्रधानों के काम का उद्घाटन करने का, मैं आप इतने कहना चाहता हूँ
आप अधिकारी हैं, आपका अधिकार, आप उद्घाटन कर सकते हो। लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र का विधायक उद्घाटन करने आएगा, उसको बता देना 1 साल 1.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव होगा। अगर शाहगंज से इतनी बड़ी मोहब्बत है तो पहले हमसे 22 में लड़ लेगा, जब जीतेगा तब उद्घाटन करने आएगा। ये बात मैंने कही, हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठे थे और हमने कहा नहीं तो उद्घाटन करने अगर जबरदस्ती आता है तो आप थाने की पुलिस को रोक देना, उसको आने देना, हमको बता देना, हम उससे उद्घाटन कायदे से करवा देंगे। मैंने कल जिले के अधिकारियों से कहा भाई क्षेत्र का विधायक मैं हूँ, क्षेत्र का विधायक करे, क्षेत्र का सांसद करे या अधिकारी आके करे तो कोई बात नहीं, डीएम साहब आके कर दे, कमिश्नर साहब कर दे, प्रमुख सचिव साहब आके कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा प्रधान अपने पैसे से, अपने जो उसके प्रधान की निधि है, जो क्षेत्र पंचायत की निधि है, उस पैसे से अगर गांव में कुछ बन रहा है, दूसरे क्षेत्र के विधायक उद्घाटन करने आते हैं। उद्घाटन का बड़ा चस्का लगा है। अभी पटेला के अंदर मेरी सरकार के ज़माने में हमने वहाँ पानी के लिए टंकी पास कराई, पैसा भी हमने जारी कर दिया। उद्घाटन करने के लिए जब उद्घाटन में हमारा पत्थर लगा था तो वहाँ लोगों ने उस पत्थर को बदलकर दूसरा उद्घाटन करवाया। अरे पत्थर की क्या कीमत है यार, जब सरकार आती है पता नहीं पत्थर की क्या हालत हो जाती है। इसलिए उद्घाटन के चक्कर में मत पड़ो, काम करने के चक्कर में पड़ो। आज सरकार तमाम यहाँ बेरोजगार हैं, नौकरी करना चाहते होंगे, आपके बच्चे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते होंगे, मेहनत मजदूरी करके आप पसीना बहा बहा के अपने बच्चों का पढ़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की, हम इनको नौकरियों में जब आएंगे तो 5 साल इनको हम एडहाक पर रखेंगे, 5 साल इनको अस्थायी रखेंगे और हर 6 महीने पर परीक्षा लेंगे। अगर ये 6 साल लगातार पास करेंगे तब हम इनको परमानेंट करेंगे। बताओ 30 साल 32 साल की उम्र में अगर कोई लड़का नौकरी में आया, 5 साल उसकी परीक्षा लेते रहोगे और 37 साल में उसको कह दोगे वापस जाओ, तुम काम के काबिल नहीं हो, तो बेचारा परिवार बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और समूह ग और घ की नौकरियों में, ग और घ की नौकरियां किसकी होती हैं? गरीब मजदूर किसान के बेटे ये नौकरियां करते हैं। कोई आईएएस का बेटा नहीं करता है, कोई कलेक्टर का बेटा नहीं करता है। आज खाद की क्या हालत है? अभी आप लोगों ने यूरिया के लिए देखा होगा, मारा मारी हुई है, ब्लैक हुई है, तब भी यूरिया आपको नहीं मिल पाई, तब भी यूरिया नहीं मिल पाई है। खाद के रेट कितने महंगे हो गए हैं, महंगा तो हुआ है, आपको मिल भी नहीं रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोविड-19 के नाम पर, कोरोना के नाम पर गांव-गांव में जो ऑक्सीमीटर खरीदा गया, थर्मामीटर खरीदा गया, किट जो खरीदे गए हैं 800% यानी कि 8 गुना महंगे दामों पर खरीदे गए। बैठे रहिए, सब लोग बैठे रहिए। बैठे रहिए। यहाँ सुरक्षित है, बाहर दूर ज्यादा है, यहाँ दोनों तरफ है तो तो साथियों, गांव-गांव में जो कोरोना के नाम पर ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और किट खरीदे गए हैं, 100 रुपए के